दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे एमपी टेट 2 जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 का गणित का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है ज्यामिति। ज्यामिति में हम देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही आपको बताएंगे रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, रैखिक योग में समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। उसके बाद ये सब चीजें यदि आपको क्लियर हो जाती हैं तो ज्यामिति से रिलेटेड आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आप उसके कोण, उनकी रेखा, रेखाखंड फाइंड ना कर पाए। तो देखो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम दोस्तों रेखा की। किसकी? रेखा की। तो हम बात करते हैं देख रेखा की। ये इसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है, लाइन। कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर अनंत तक खींची जा सकने वाली ये जो पॉइंट है, मान लो ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। यदि हम बिंदु ना भी लें, तो इनको अनंत तक जब इनको खींचा जाए तो ये रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। एक चीज का याद रखिएगा हमेशा इसको कि अनंत तक खींचा जा सकता है दोनों सिरों पर। तो कभी भी यदि रेखा पूछी जा सकती है तो उसका कोई भी आपको अंत बिंदु नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ आपको एरो मिलेगा, मतलब वो रेखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको भी अभी अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं और इसको भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये कोई निश्चित दूरी आप नहीं बता सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये कहलाती है रेखा जिसके एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। हम चाहो तो यहां लिख दें कि एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये कहलाता है रेखा। ठीक है, अब जैसे ही हम रेखा की बात करें, यदि हम रेखा पर दो अंत बिंदु रख दें, यदि हम रेखा पर दो अंत बिंदु रख दें, मान लो ये कोई हमारी रेखा है, ये इस तरीके से, इस रेखा को हमने एल नाम दे दिया। यदि इस पर कोई दो बिंदु इस तरीके से हैं, ए और बी, यहां पर बी है और यहां पर ए है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है दोस्तों, ये कहलाती है रेखाखंड। क्या कहलाती है? रेखाखंड। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो किसी भी रेखा पर जब दो अंत बिंदु होते हैं तो उन दोनों अंत बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वो रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड। देखिए क्या है, जैसे कि यदि इस तरीके से कोई डायग्राम बना है, ये तो देखो यहां पर और यहां पर ये लिखा है बी और सी और ये लिखा है ई और डी। तो यदि सामने वाले ने पूछा कि दिए गए चित्र में आपको कितने रेखाखंड दिख रहे हैं, ये देखो ये यदि हम इसकी बात करें, ये ओ की और ये ई और ये एफ हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम रेखाखंड की बात करें, उसने क्या बोला है कि इस पूरे चित्र में आपको कितने रेखाखंड दिख रहे हैं, तो दो ही रेखाखंड दिखेंगे। एक तो BC, देखो दो अंत बिंदु हैं तो ये हो जाएगा आपको BC, और एक और देखेगा ED। क्या कहलाएगा? ED। क्या कहलाएगा? ED। तो सिर्फ आपको देखना है जहां पर दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब से उसके आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो कहलाता है रेखाखंड। और जब दोनों जगह अंत बिंदु ना हो तो वो कहलाती है रेखा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और एक चीज है, किरण की बात करते हैं, इसी पर आपको किरण जो है समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी हमने क्या देखा दोस्तों कि ऐसी रेखा जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं वो रेखाखंड कहलाती है। जैसे कि मान लो कि ये कोई रेखा है L, ठीक, ये रेखा है L, लेकिन यदि हम इस पर दो अंत बिंदु लगाते हैं तो ये रेखाखंड बन जाता है भाई। ठीक है, यदि यही कोई रेखा होती L, क्या होती? L, लेकिन इस पे यदि हम एक अंत बिंदु लगाएं, मान लो एक अंत बिंदु, एक तरफ से ये निश्चित है, मतलब एक साइड इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक साइड इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। हमेशा रेखा में या लाइन में दो सिरे होते हैं, दो सिरे में यदि एक सिरा जो है अनंत तक बढ़ाया जा सके तथा एक सिरा निश्चित हो जाए, एक सिरा निश्चित हो जाए, क्या हो जाए? एक सिरा निश्चित हो जाए, तो वो कहलाती है किरण। क्या कहलाती है? किरण। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रेखा में यदि एक अंत बिंदु होता है, कितना? एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, बहुत ही अच्छा सा है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक अंत बिंदु होता है तो वो क्या कहलाती है? किरण। लेकिन यदि उसी रेखा में दो अंत बिंदु होते हैं तो वो कहलाता है रेखाखंड। लेकिन यदि एक भी अंत बिंदु ना हो,
अंत बिंदु का मतलब यह है दोस्तों कि यदि दोनों तरफ से ना बढ़ाया जा सके तो रेखाखंड, यदि एक तरफ से बढ़ाया जा सके तो वो किरण, और दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके तो वो रेखा कहलाती है। हाँ, अब हम इसी चित्र की बात करें, ये तो रेखाखंड थे हमारे, ये हमारे रेखाखंड थे, ठीक। यदि इस पर किरण की बात करें तो ये जो OE दिख रहा है, देखो ये अंत बिंदु है, ये तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये अंत बिंदु है और ये अनंत तक बढ़ाएगा, तो OE जो हो जाएगा, OE जो हो जाएगा वो किरण हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो OF है वो भी किरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये तो अंत बिंदु है और ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एरो दिख रहा होगा, OF किरण है और ये OE जो है ये भी किरण है। लेकिन जहां पर दो अंत बिंदु हैं दोस्तों, दो अंत बिंदु हैं, कितने? हाँ, एक चीज और, अगर हम CE की बात करें, ठीक है, CE की बात करें तो ये भी किरण के नाम से जानी जाएगी। क्यों जानी जाएगी? क्योंकि ये अंत बिंदु है और ये अनंत तक बढ़ रहा है। इसी तरीके से DF की बात करें तो ये भी किरण के नाम से जानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किसी भी लाइन में, किसी भी रेखा में, फिर से देख लीजिए, किसी भी लाइन में यदि एक भी अंत बिंदु नहीं होता है तो ये रेखा कहलाती है। यदि एक अंत बिंदु कर दें इसको तो ये किरण कहला जाएगी। यदि दो अंत बिंदु कर दें तो ये रेखाखंड कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? रेखाखंड। हाँ, आप इनको बिल्कुल भी हल्के में न लें कि सर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि यही स्टार्टिंग है ज्यामिति की। क्योंकि जब आप ज्यामिति आगे पढ़ेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोण पर। किस पर? कोण पर। अभी हमने इन तीनों चीज़ों को देखा है और आगे बढ़ते हैं। सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको इस वीडियो के बाद कहीं पर भी ज्यामिति देखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कोण की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोण आप बहुत सारे पढ़ते हैं, हम सभी प्रकार के कोण जो है पढ़ेंगे, लेकिन कोण होता क्या है ये भी ध्यान दें। कोण क्या होता है? तो दो किरण कितने? दो किरणों का झुकाव जहां पर होता है, दो किरण का झुकाव जहां पर होता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक अंत बिंदु है, इसको अपन ने मान लिया A। क्या मान लिया? A। और ये अंत बिंदु तो है नहीं है, इस यहां पर एरो लगा है। क्या लगा है? एरो। तो ये एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु, एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु। तो दो किरणों के मेल से, किसके? दो किरणों के मेल से, दो किरणों के मेल से, दो किरणों के मेल से जो आकृति बनेगी वो कोण कहलाएगा। लेकिन उनका अंत बिंदु कॉमन होना चाहिए, उनका अंत बिंदु कॉमन या उभयनिष्ठ होना चाहिए। भाई देखिए, ये अंत बिंदु है, ये किरण पहली, ये अंत बिंदु है, ये किरण दूसरी, ये हो गया OA और ये हो गया OB। जब इन दोनों किरणों को मिलाओगे, जब इन दोनों किरणों को आप मिलाओगे, लेकिन ये जो अंत बिंदु है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर होना चाहिए। देखो एक ही जगह पर है तो वो कहलाता है कोण। क्या कहलाता है? कोण। या दो किरणों का झुकाव, दो किरणों का झुकाव जहां पर अंत बिंदु कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वो कहलाता है कोण। क्या कहलाता है दोस्तों? कोण। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कोण में क्या होता है? दो किरणों का मेल होता है जहां पर उनका अंत बिंदु कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। और किरण तो आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है, ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है वो किरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? किरण कहलाती है। तो दो किरणों का मेल जिन पर अंत बिंदु कॉमन होता है कोण कहलाता है। इसी कोण के झुकाव के आधार पर हम 6 से 7 प्रकार के कोण पढ़ेंगे। और कोण बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है प्रतिवर्ती कोण से संबंधित बहुत सारे, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहला कोण। पहला कोण होता है दोस्तों न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल, देखो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऐसा एंगल जैसे ये दिख रहा है, ये, हाँ, ये जो बिंदु होते हैं ये अनंत तक जाते हैं, इन पर अंत बिंदु नहीं होता है, एरो लगा होता है, इस चीज का ध्यान रखें, ये अंत बिंदु है। ठीक है, तो ये दोनों किरण हो गई और दो किरण जो होती हैं उनकी भुजा के नाम से जानी जाती हैं। तो ऐसा कोण, मान लो ये कोई x है, ठीक है, ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, 90 से
छोटा होता है तो वो सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। मतलब 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके का चिन्ह, ये बड़ा ये छोटा, लेकिन यदि इनके साथ इस तरीके का साइन आता है, लेस देन इक्वल पढ़ते हैं हम, छोटा और बराबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छोटा और बराबर। तो कभी भी यदि बराबर का साइन आता है तो वो चीजें उसमें शामिल हो जाती है। हम आगे चल के देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो, न्यून कोण की बात कर रहे थे, तो ऐसा कोण जो 0 और 90 के बीच में होता है वो न्यून कोण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो 70 अंश की बात करें, 60 की बात करें, 85 की बात करें, यहां तक कि हम 89 की भी बात करें, तो ये सभी जो है न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो 0 और 90 के बीच में है। तो किस किस के बीच में होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ये न्यून कोण कहलाता है दोस्तों। उसके बाद आता है एक और अपना दूसरा समकोण। इसका तो बहुत ज्यादा उपयोग है दोस्तों, क्योंकि कहां पर उपयोग है यह आपको मालूम होगा। कहां पर उपयोग है? त्रिकोणमिति में। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति ही होगा। तो त्रिकोणमिति समकोण क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है। किसका होता है? 90 अंश का होता है। और 90 अंश आपको स्पेशल दिखना चाहिए कि वो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, वर्टिकली होता है, बिल्कुल सीधा होता है, कहीं पर भी कोई झुकाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे इस तरीके से यदि हम बात करें, ठीक है, यहां पर इस तरीके से बात करें तो ये जो 4 कोण दिख रहे हैं ये सभी 90 अंश के होंगे, क्योंकि इन पर कोई झुकाव नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां पर। अभी हम जब रैखिक योग में पढ़ेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। तो यदि x का मान जो होता है वो 90 के मान के बराबर हो, अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 90 के बराबर हो, वो समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समकोण कहलाता है, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों। ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो ऐसे कोण की बात करें दोस्तों जो 90 अंश से ज्यादा हो। यदि ये कोई कोण x है, ये O, ये A और ये B है, ठीक है। तो ऐसा कोण, कोण मतलब x मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। 180 से कम हो। और किससे ज्यादा हो? 90 से ज्यादा हो। 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। मतलब 90 और 180 के बीच की संख्या आनी चाहिए, जिसमें 180 शामिल नहीं होगा और 90 भी शामिल नहीं होगा। बिल्कुल यहां पर आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि कभी भी जब इस तरीके की स्थिति आती है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके की स्थिति आती है तो ये समकोण है। लेकिन ये इसके अंदर झुका हुआ होता है तो वो न्यून कोण है। लेकिन इसके बाहर यदि झुकाव मिल जाता है इसको इस तरीके से, तो ये अधिक कोण हो जाता है। मतलब देखकर आप बता सकते हो कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है और कौन अधिक कोण है। मतलब वो फैला हुआ दिखेगा दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से फैला हुआ दिखेगा और इस तरीके से झुका हुआ दिखेगा तो न्यून कोण है, और बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा तो 90 अंश का अर्थात समकोण कहलाएगा। देखो फैला हुआ दिख रहा है, मतलब 90 और 180 के बीच में होगा तो वो अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें बहुत सारे कोण आते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? देखो, जैसे कि हम 108 की बात कर लें, है ना, हम 175 की बात कर लें। क्यों 175 की बात क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 175 अर्थात 175 और 108 जो है 180 के अंदर है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 90 से ज्यादा होने चाहिए। नहीं तो बहुत से बोले कि सर ये जो 60 है ये भी 180 के अंदर है, अतः ये भी अधिक कोण होगा। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि 90 के बाद हो और 180 के पहले हो। तो ये जो कोण कहलाता है वो कहलाता है अधिक कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा रोचक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आता है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज है, वो होता है रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु कोण। इसको रैखिक कोण भी बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? रैखिक कोण, लीनियर एंगल, है ना। तो यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, यहां पर दो चीजें और देख लें कि पहला होता है दोस्तों पूरक कोण, ये पेयर है, और फिर एक और देखना है अपन को संपूरक कोण।
संपूरक कोण। पूरक कोण मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। ऋजु कोण, ऐसा कोण जो सिर्फ 180 का हो दोस्तों, किसका हो, 180 का हो, ये कहलाता है ऋजु कोण या रैखिक कोण, या सरल कोण भी बोलते हैं हम दोस्तों इसको। कौन सा, सरल कोण। ये तीनों नाम जो है याद रखिएगा, कौन कौन से, ऋजु कोण, रैखिक कोण और सरल कोण, किनके, जो 180 अंश के होते हैं, और 180 जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये 90 अंश का हो गया, यदि थोड़ा सा झुकाव है तो वो न्यून कोण हो गया, यदि थोड़ा सा फैलाव हो गया 90 के बाहर हो गया तो वो अधिक कोण हो गया। लेकिन ये पूरा का पूरा इस तरीके से बिल्कुल एक रेखा के रूप में है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा है, तो वो रैखिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से जाना जाता है। लीनियर एंगल हम जिसको हम बोलते हैं। मतलब यदि इस तरीके से आपको कहीं पर भी लाइन दिख जाती है, इस तरीके से कोई भी लाइन दिख जाती है, तो ये 180 ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 180। प्रोटेक्टर देखा है आपने, चांदा देखा होगा, इस तरीके से बना होता है। ये इसमें होता क्या है, 0 से 180 तक के मान इस तरफ होते हैं, और फिर 0 से 180 तक के मान दोनों तरफ होते हैं। ये 90 अंश होता है, ये जो होता है न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण होता है, और ये जो होता है वो अधिक कोण होता है। कौन सा, अधिक कोण होता है। ये न्यून कोण, अधिक कोण, और ये जो देखो स्ट्रेट लाइन 0 से 180, 180 यहां आके रुक गया, तो ये सरल कोण या रैखिक कोण कहलाता है। क्लियर है। यहां से एक प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, निकल के आती है रैखिक युग्म। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है इस टॉपिक पर, ज्यामिति पर। अभी हम यूज करेंगे, सवाल करेंगे, तो वो आप जो सवाल है चुटकियों में कर लेंगे। बस बेसिक आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या है बच्चे, बेसिक को छोड़ देते हैं कि ये तो बन जाता है, बहुत ईजी है, बन जाता है, क्या करना, देख के समय वेस्ट होता है। और यही सब चीजें जो है, पात्रता परीक्षा है दोस्तों, सिलेक्शन पेपर नहीं है। पात्रता परीक्षा में आपको उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि 120 नंबर में आपकी गणित आनी है, पेडागोजी आनी है और साइंस आनी है। यदि वो टोटल 80% यदि 120 नंबर में मान लो 80 क्वेश्चन गणित की रख देता है, और सवाल यदि आते हैं तो आप तो सवाल कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो रैखिक युग्म की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा 5वां पॉइंट है। कौन सा, रैखिक युग्म। रैखिक में जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होती है, जिसमें कि दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम, देखो आसन्न बोलते हैं, आसन्न कोणों का योग, जिसमें दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 हो। ये देखो ये कोण है, मान लो OABC। क्लियर है। अब यहां पर मान लो उसने दे दिया 70, कितना दे दिया, 70, और उसने बोला भाई x निकालो। क्या करेंगे, ये रैखिक युग्म कहलाता है। ध्यान रखिए, जब दो आसन्न कोण का योग 180 होता है तो वो लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म के नाम से जाना जाता है। यदि कभी भी आपको एक रैखिक इस तरीके से लाइन में दिखे, कितना भी सारा कुछ ना हो, ऐसा हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, कितने भी सारे के एंगल क्यों ना हो, आप निकाल सकते हैं। लेकिन किस प्रॉपर्टी से, रैखिक युग्म से। तो देखो यहां पर कौन कौन से एंगल दिए हैं, बहुत अच्छे से, BAC, एंगल BAC प्लस, हमेशा रैखिक युग्म में दो कोणों का योग जो होता है 180 होता है। क्या होता है, 180। मतलब देखो बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आसन्न भुजा होती है, जिसमें कॉमन भुजा होती है, कॉमन भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा होती है, दोनों कोणों के लिए एक ही भुजा होती है, एक भुजा कॉमन होती है, वो कहलाता है आसन्न कोण। देखो इस पूरे चित्र में ये जो AC भुजा है वो इस कोण के लिए भी है, और AC भुजा इस कोण के लिए भी, दोनों कोणों के लिए, तो आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, आसन्न कोण में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, एक भुजा कॉमन होती है। क्या होती है, कॉमन होती है। तो कोण BAC प्लस CAO या OAC कर लो, OAC बराबर 180। अब BAC तो दिया है भाई 70, ये तो मालूम नहीं, निकालना है। ये इसको अपन ने x मान लिया है, क्या, x, तो ये हो गया 180, तो x बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110। तो ये जो निकल के आ गया ना 110, कहां से आया भाई,
ये आया रैखिक युग्म से। मतलब दो कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो वो रैखिक युग्म कहलाता है। इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल दिमाग में डाल लो, क्योंकि अभी जब हम समांतर रेखाएं पढ़ेंगे या प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे, आसन्न कोण पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे, जितने भी कोण पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी आपको यूज होनी है सबसे ज्यादा 90% केस पर। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि जब दो कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो वो रैखिक युग्म कहलाता है, या फिर एक ही रेखा पर बने विभिन्न कोणों का योग जो होता है 180 होता है। एक ही रेखा पर बनी बहुत सारे कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल दिमाग में डाल लेना, दो कोणों में से एक कोण दिया है तो दूसरा निकाला जा सकता है। कैसे? 180 से घटा देना है, 180 से घटा देना है। देखो फिर से हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। देखो ये दिया है ऐसा, उसने बोला कि ये 50 है, ठीक है, उसने बोला ये जो है 60 है, तो अब x कितना होगा? x कितना होगा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है, हमें मालूम है एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। कैसे होता है? रैखिक युग्म से होता है। कैसे होता है? रैखिक युग्म से होता है। तो रैखिक युग्म में लगा दो, 50 और 60 कितना हो गया? 110 प्लस x, इन सबको जोड़ोगे तो 180। आपको ये सब भी नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो आप ये घटा दीजिएगा, तो x बराबर 180 माइनस 110, तो आ गया आपका 70। तो ये जो कोण आ गया वो 170। कितने भी सारे कोण ना हो, यहाँ 3 कोण दिए हैं, हम चाहें तो भैया जितनी इच्छा हो उतने बना लो। ये इस तरीके से है ना, कोई बड़ी बात। यहां पर x है, यहां पर 30 है, यहां पर 40 है, यहां पर 60 है। x निकालना है तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, आपको चित्र दिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक ही रेखा पर बनी बहुत सारे कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। ये कौन बोलता है? रैखिक युग्म में बोलता है। कौन बोलता है? रैखिक युग्म बोलता है। इसका उदाहरण, इसका प्रयोग, इसका सब कुछ अब भी हम बता देंगे आपको। ये 4 लाइनें पूरी हो जाए फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो प्रश्न करा ही नहीं रहे हैं, कहां से छूटेंगे? प्रश्न भले नहीं करा रहे हैं, आपको बेसिक समझा रहे हैं। प्रश्न तो ऐसा है कि प्रश्न देखेंगे, रट्टा मान लोगे, वही प्रश्न तो आने नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समांतर रेखाएं, कौन सी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ये शब्द बार बार यूज होता है। अभी जब आप चतुर्भुज पढ़ोगे ना, समानांतर चतुर्भुज पढ़ोगे, समचतुर्भुज पढ़ोगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ोगे, तो समांतर शब्द आएगा। समांतर पता ही नहीं रहता है कि होता क्या है। अरे बहुतों को पता रहता है, बहुतों को नहीं पता रहता है भाई। कोई हिंदी वाला सब्जेक्ट वाला है, कोई कुछ भी है, ठीक। तो देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक हम बढ़ा दें। अनंत तक, अनंत तक मतलब जिसकी कल्पना के बाहर हो। कल्पना के बाहर तो हो ही नहीं सकता कुछ, फिर भी देख लो। देखो मान लो कि ये दो रेखाएं हैं, ए और बी। रेखाएं मतलब समझते हो ना, अभी बताया था। ये रेखाएं मतलब समझते हो कि दोनों को अनंत तक बढ़ा सकते हैं जितनी इच्छा हो। जो दिखता है उतना नहीं है। यदि आप इमेजिन करो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है तो आप उसको 15 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सोचने पर। यदि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इनको आप अनंत तक कितना भी बढ़ा दें दोस्तों, अनंत तक कितना भी बढ़ा दें, जिंदगी भर निकालते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन कहीं पर भी आप दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें, तो वो रेखाएं जो होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधी होनी चाहिए, वो तो ऐसे भी हो सकती हैं मित्रों, ये हो सकती है ना। बस ऐसा होना चाहिए कि इनको आपस में हम कितना भी बढ़ा दें तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को कहीं पर भी किसी बिंदु पर ना काटें। वो कहलाती हैं आपकी समांतर रेखाएं। अच्छा, यूक्लिड ने एक लाइन बोली थी कि एक ही वस्तु के बराबर या एक लाइन के बराबर यदि दूसरी लाइन है और दूसरे के बराबर तीसरी हो, तीसरी के बराबर चौथी है, या समांतर है, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा के समांतर तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा के समांतर चौथी रेखा है, तो क्या वे सभी एक दूसरे के समांतर होंगी? जी हाँ, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होंगी। उसने बोला था एल एम एन और पी, उसने बोला कि एल और एम जो है समांतर है। फिर उसने बोला
कि N और M भी समांतर, उसने बोला N और P भी समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे के समांतर होगी, मतलब P भी L के समांतर होगी, N भी M के समांतर होगी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तीसरी चौथी के समांतर है, तो वो सभी रेखाएं भी आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी ही होंगी। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूक्लिड का अभिग्रहित है। और अभिग्रहित ऐसी चीजें होती हैं जो सत्य तो होती हैं लेकिन सत्य सिद्ध नहीं की जा सकती हैं। आप एक चीज पढ़ते होंगे, प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय। तो प्रमेय ऐसे कथन होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जो सत्य होते हैं और उन्हें सिद्ध भी किया जा सकता है, सिद्ध करके आप बता सकते हैं। आप बहुत सारे प्रमेय पढ़े होंगे 10वीं में कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्या पढ़ा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसको आपने सिद्ध भी किया है। लेकिन यूक्लिड के अभिग्रहित जो हैं वो सत्य तो हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभिग्रहित और प्रमेय क्या है, हम बात कर रहे थे समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको कितना भी हम आगे बढ़ा दें वो आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाओं पर। किस पर, प्रतिच्छेदी रेखाओं पर। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा सब कुछ हो जाए, जो बेसिक है थोड़ा सा हल्का फुल्का, ताकि समस्याएं ना हो कहीं पर भी आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये तो प्रश्न ही शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी रेखाएं जो, जैसे कि ये L है और ये M रेखा है, ठीक है, रेखा तो आप प्रश्न में पढ़ चुके हैं, जिनको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है दोनों दिशाओं में। तो ऐसी रेखाएं जो प्रेजेंट में तो अभी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, दिख रहा है आपको कि L ये जा रही है, M ये जा रही है, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। लेकिन यदि आप इनको आगे बढ़ाएं, यदि आप इनको आगे बढ़ाते हैं, यदि आप इनको आगे बढ़ाते हैं, मान लो इस तरीके से हम बढ़ाएं, तो देखो ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर या किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वो सभी कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलो ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी है उसको भी देख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण की। कौन सी, शीर्षाभिमुख कोण। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, ठीक है, यदि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस पूरे समतल को 4 हिस्से पर बांट देती हैं। ये पूरा समतल दिख रहा है, 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। सीधी सी बात है, क्लियर बात है कि जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु, इस पूरे समतल को 4 भागों में बांट देता है। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी ही कॉन्सेप्ट जो है पेपर में आने वाले हैं। बेसिक ही पूछेगा दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत ही कम पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा भी तो वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बेसिक लेकर चलें, थोड़ी सी जानकारी रखें। अब 4 बराबर भागों में बांट देता है। और ये जो कोण दिख रहा है, कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो चारों कोण होते हैं इन सभी का योग जो होता है वो 360 होता है हमेशा। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर 4 भाग बन जाते हैं और 4 कोण बन जाते हैं। कितने, 4 कोण बन जाते हैं, 1 2 3 4। देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इन चारों कोणों का योग हमेशा होता है 360। सर्कल में हमेशा कोण जो होता है वो 360 होता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण 2 का मान जो होता है कोण 4 के बराबर होगा, कोण 2 और 4 का मान बराबर होगा। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 1 का मान बराबर होगा। क्लियर है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। चलो ठीक है, अब हम प्रश्न करके देखते हैं। ठीक, अब इसी का प्रश्न करके देखते हैं बहुत अच्छे से। इस तरीके से दिया हुआ है और ये जो कोण है ये दिया है आपको 45। कितना दिया है, 45। तो x और y निकाल के दीजिए।
एक्स और वाई निकाल के दीजिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रतिच्छेद बिंदु पर जब चार कोण बनते हैं तो आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं। तो भाई 45 है और ये y है, तो आमने सामने के बराबर हो गए, तो y का मान भी कितना हो गया 45। कितना हो गया 45, मतलब हम यहाँ 45 लिख सकते हैं, इतना तो मालूम है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, चारों कोणों का योग 360। भाई ये x है तो ये सामने वाला भी x होगा। तो चारों को जोड़ देते हैं, 45 धन 45 धन x बराबर 360। 45 और 45 90 धन x और x कितने 2x बराबर 360। तो 2x बराबर 360 माइनस 90, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो x 2x बराबर, यहां पर देखो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया 360 माइनस 90, ये हो गया 0, 6 में से 16, 16 में से 9 गए तो बचा आपका 7, कितना बचा 7, और ये हो गया 270। तो x बराबर 270 बटे 2, ये गुणा में था तो भाग में चला गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135। कितना हो गया दोस्तों 135। क्लियर है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 135 x का मान। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 135, ये भी हो जाएगा 135। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, चेक कर लो। क्यों चेक कर लें, इन चारों का योग कितना होना चाहिए 360। 45 45 90, 135 135 270, जोड़ लो, 0 9 7 16 2 1 3 360। एक प्रश्न और करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा है बहुत ही है ज़्यादा जरूरी है। ये तो अभी हमने सिंपल में बताया था, ये कहीं ना कहीं किसी चित्र में जाकर इंक्लूड हो जाएगा और आपसे पूछेगा, डायग्राम बना के पूछेगा, है ना। कोई भी डायग्राम बना सकता है, ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। अभी हम ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है अच्छे से पढ़ेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं इसका, बस आपको याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है। ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मान लो इसका मान जो है 60 दिया है, ठीक, और ये y है और ये x है। अब जब ये y है तो ये भी y ही होगा, x और y का मान बताइए। तो ये तो आप बता सकते हो कि ये 60 है तो सामने वाला भी 60 ही होगा, ये तो अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y बताइए, तो y होगा चारों कोणों का योग 360, तो 60 और 60 120, y और y 2y बराबर 360, हमने जोड़ दिया, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 2y बराबर 360 माइनस प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का 120, घटा दो भाई, 0 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से गए तो 2, 240। तो y बराबर 240 बट्टे 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 120। तो ये हो गया 120 और ये भी हो गया 120। चेक कर लीजिएगा, इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 360। तो ये तो हुआ आपका शीर्षाभिमुख कोण। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बस इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंट्रो जो है यहाँ पर सब कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सवाल भी हम देखेंगे अभी लास्ट में। हमने कहा अब बातें हैं पूरक कोण पर, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण हुआ, पूरक कोण की बात करते हैं। पूरक कोण है क्या, आप 2018 का वर्ग 2 का पेपर देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं था, बहुत ही ईजी पेपर था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक। तो पूरक कोण की बात करें, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है, ब्रैकेट में लिख लो, ये लो, जिनमें दो कोणों का योग जो होता है 90 होता है, 90 होता है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, मान लो आपको दिया है, ये दिया है 60, इसका कॉम्प्लीमेंट्री या इसका पूरक कोण क्या होगा, हमें मालूम है कि उन दोनों का योग कितना होगा 90। तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने x मान लिया, तो 60 धन x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 60, तो x बराबर 30। सीधी सी बात, जिन दो कोणों को जोड़ने पर वो 90 हो जाए, कितना था 60, हमें कितना और चाहिए कि 90 हो जाए 30, तो 60 और 30 कितना हो गया 90। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात, स्पष्ट और क्लियर बता दें कि पूरक कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा 90 से उस कोण को घटा देना, 90 से उस कोण को घटा देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, ये कोण दिया है, ठीक है, इसका पूरक कोण चाहिए है, क्या चाहिए है, पूरक कोण चाहिए है। तो बहुत ही यहां पर लिख लो चाहो तो,
मान लो दिया है 70, 70 का पूरक कोण क्या होगा, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि पूरक कोण निकालने के लिए आप 90 से घटा दो। किससे? 90 से। एक चीज याद रखना हमेशा कि पूरक में दो कोणों का योग 90 होता है, दो कोणों का योग 90 होता है। तो क्या करेंगे, 90 से घटा दो, तो भाई 90 माइनस 70 हो गया 20, तो पूरक कोण कितना आ गया 20। अब हमें निकालना है 45 का, तो 45 का मतलब 90 माइनस 45, तो 45 ही आ जाएगा। हमें निकालना है 60 का पूरक कोण, तो 90 माइनस 60 तो 30 आ जाएगा। हमें निकालना है 80 का पूरक कोण, तो 90 माइनस 80 बराबर 10। अब आप जोड़ लो ना, 80 10 90, 45 45 90, 60 30 90 और 70 और 20 90। तो पूरक कोण का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे कि जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग जो है 90 अंश हो जाता है, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण निकालने के लिए जिसका भी पूरक कोण पूछा जाता है, जिस अंश का भी, जिस कोण का भी पूरक कोण पूछा जाए, तो उसको आप 90 से घटा दो, जो आएगा वो आपका पूरक कोण कहलाएगा। सेम कंडीशन किसकी है? समपूरक की। किसकी है? समपूरक कोण की। फुल ज्यामिति इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, और कहीं पर भी यदि आप ये पूरा बेसिक समझते हैं, अभी एक सबसे मेन प्रॉपर्टी है एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। जब दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा डाली जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसको आप बिल्कुल देखना ना भूलें। अभी हम बता रहे हैं, इसके बाद समपूरक कोण की बात करते हैं। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ठीक, समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 होता है, बस इतना याद रखना है आपको। कितना होता है? 180 होता है। अभी रैखिक योग में भी 180 पढ़ा था, लेकिन आसन्न कोणों का योग पढ़ा था। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित कोणों का योग पढ़ा था। संपूरक कोण, कौन सा कोण? संपूरक कोण। संपूरक कोण में दो कोणों का योग जो होगा 180 होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। मान लो कोई कोण दिया है आपको 70 और इसका संपूरक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका संपूरक पूछ रहा है। तो इसका संपूरक पूछ रहा है, मतलब हम इसमें कितना ऐड करें कि वो 180 हो जाए, हम इसमें कितना और जोड़ें कि 180 हो जाए, इसमें कितने की जरूरत है कि वो 180 हो जाए। तो छोटी सी बात है, 180 से इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110। तो इसका संपूरक हो गया 110। सेम कंडीशन बिल्कुल पूरक की तरह। यदि आपसे संपूरक पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? 180 से उस कोण को घटा देंगे, उस कोण को आप घटा देंगे। किससे? 180 से। चलो ठीक है, ये पूरे 9 पॉइंट हो गए। एक और बचा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा ज्यामिति में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या है, एरिया क्या है, परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है ना। और वृत्त में जब हम जाएंगे तो उसका तो एक पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें त्रिज्या खंड, रेखा खंड, परिधि, परिमाप, जो कुछ भी है सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है जो बने ना। सिर्फ बेसिक, ओनली बेसिक पर क्वेश्चन तो हम बिल्कुल ना भी छुएंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। हाँ देखो, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, कितनी हैं? दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम। यदि दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा एन डाली जाए तो वो इन दोनों समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती कर रही है ना। इसको चाहो तो ओ मान लो, इसको मान लो तो ओ डैश मान लो। ठीक, यदि दो समांतर रेखाएं, समांतर शब्द अभी आपने देखा है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि एल और एम ऐसी दो रेखाएं हैं जिनको हम अनंत तक जितनी इच्छा हो कितना भी बढ़ाएं, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, तो एल और एम ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं जिन पर एक तिर्यक रेखा डाली जाए तो वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 8 कोण बनते हैं। देखो अभी हमने बताया था, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। लेकिन जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है या डाली जाती है तो हमेशा 8 कोण बनते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो हम बता दें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गए। अब इन 8 कोणों में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन 8 कोणों में कोई भी एक कोण आपको दिया है तो बाकी के बचे 7 कोण आपको निकालना है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी कि एकांत संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं।
कौन से? संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं, यही आप कंफ्यूजन में है भाई, कंफ्यूजन में तो रहेंगे ही। संगत कोण का मतलब क्या है? देखो, जब हम एक की बात करें और ये दो है, तो संगत कोण का मतलब होता है दो स्थानों पर स्थित वही कोण जो पहले स्थान पर है और उसी स्थान पर कौन सा कोण है। देखो, इस स्थान पर क्या है? एक, और सेम उसी स्थान पर क्या है? यहाँ पर दो। एक और लाइन खींच दे तो ये क्या हो जाएगा? तीन। तो ये कहलाते हैं संगत कोण। देखो, पहला स्थान और दूसरा और तीसरा स्थान एक ही जगह पर है, दिख रहा है ना, पोजीशन उनकी एक ही जैसी है। कैसी है? एक जैसी है। जैसे हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर हम 4 की बात करें, यहाँ 5 की बात करें और यहाँ 6 की बात करें, तो ये संगत कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? इनकी पोजीशन देखो, इनकी स्थिति देखो, एक सी है। तो सेम स्थिति पर, सेम स्थान पर यदि कोण होते हैं तो वो संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण देखो बहुत सारे हैं भाई, एक का संगत 5 है, 4 का संगत 8 है, 3 का संगत 7 है और 2 का संगत 6 है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, देखो कोण 1 बराबर कोण 5। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। कोण से रिलेटेड यदि प्रश्न आता है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहां पर ये यूज ना होता हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है। हर क्वेश्चन में इसका यूज मिलेगा। कोण 1 कोण 5 के बराबर है, सेम कंडीशन। कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम स्थिति पर है भाई। कोण 1 यहाँ पर है तो सेम इसी स्थान पर देखो, अगर हम इनको लाइन को अलग कर दें, इस लाइन को अलग कर दें, ये दो अलग अलग चीजें हो जाएं, ठीक है। तो कोण 1 जहां पर है उसी स्थान पर क्या है? कोण 5 है। कोण 5 है ना। कोण 4 की जगह कोण 8 है। कोण 2 की जगह कोण 6 है। कोण 3 की जगह कोण 7 है। संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। कोण समान, कोण समान, समान मतलब बराबर। अंतः कोण, अंतः कोण बाह्य कोण पहले आप देख लीजिए, फिर एकांतर शब्द में आते हैं। अंतः कोण मतलब जो दो रेखाओं के अंदर बनी है। तो कौन कौन सी बनी है? 3, 4, 5 और 6। एकांतर अंतः कोण मतलब जो अंदर बनी है दोनों रेखाओं के। देखो 3, 4, 5 और 6। और बाह्य कोण जो दोनों रेखाओं के बाहर बने हैं। कौन कौन से? 1, 2, 8 और 7। तो एकांतर, अंतः कोण तो आप समझ गए। एकांतर का मतलब समझ लो। एकांतर का मतलब होता है एक को छोड़कर। किसको? एक को छोड़कर। मान लो जब हम 4 की बात करें तो कौन सा कोण आएगा? 2। सब अंतः की बात हो रही है दोस्तों। 4 की बात करें तो 2, क्योंकि 4 के बाद तो ये वाला कोण आना था, लेकिन हमें क्या करना? एकांतर, एक के बाद का अंतर, एक एक का अंतर। तो 4 के साथ 2 और 2 के साथ की बात करें तो 4, एक स्थान छोड़कर। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं भाई। अंतः कोण मतलब 3 का कोण किससे बराबर होगा? 5 से। कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, एक छोड़कर दोस्तों। सेम यहां पर नहीं, लाइन से नहीं, एक छोड़कर। और एक छोड़कर 7 नहीं गिनना है, क्योंकि अंतः लगा है, मतलब अंदर वाले का बस यूज करना है, बाहर वालों का यूज नहीं करना अभी। तो 3 के साथ कोण 5 बराबर और कोण 4 के साथ कोण 6 बराबर। कोण 4 के साथ कोण 6 बराबर और 5 के साथ फिर 3 बराबर, क्योंकि 5 के साथ ये और फिर एक छोड़कर 3। तीसरा है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, वही कंडीशन, एकांतर बाह्य कोण समान होते हैं। अभी प्रश्न करेंगे इसके एक दो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण समान होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब 1, 2, 7 और 8। तो एकांतर बाह्य कोण मतलब 2 के साथ कौन सा? 8। भाई सिर्फ बाहर बाहर के देखना है आपको, 2 और ये 7 नहीं देखना है, 7 छोड़ के तो 8 हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर कोण 8। सेम 1 को छोड़कर 7, कोण 1 कोण 7। ये हो गए 3 प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ और है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, मतलब यदि आप कभी भी अंदर के दोनों कोणों का, एक ही साइड के, इस तरह की रेखा के एक ही साइड के दो कोणों का योग करोगे तो 180 होगा। संपूरक भी शब्द आता है कहीं कहीं कि संपूरक होता है, और संपूरक मतलब 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है या अंतः कोणों का योग 180 होता है। संपूरक शब्द अभी हमने आपको समझाया था। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं आपके लिए। एक से समझ में नहीं आएगा तो दूसरा करके देख लेंगे, वैसे एक ही में समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो क्लियर है। चलो ठीक, यहां पर मान लो हमने इसको माना 40, ठीक है।
इसको हमने माना 40। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ एक कोण लिया है, बाकी के 7 आप निकाल सकते हो। कुछ भी पूछ सकता है, 7 नहीं पूछेगा पेपर में, 1 पूछेगा या 2 पूछेगा। जितना हमने पढ़ा है सब यूज होना है, जितना भी पढ़ा है अभी तक, जितना भी पढ़ा हमने आधे घंटे पौन घंटे में, सब कुछ यूज होना है। तो 40 है ना, 40 की बात करते हैं। अब हमें ये सब कोण निकालने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ा था? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 40 तो ये भी 40। यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो जब ये 40 है तो इसको एक छोड़कर ये भी कितना होगा? 40 होगा कि नहीं? हाँ सर, वो तो होगा। क्या है? सेम है। एकांतर अंतः कोण मतलब एक को छोड़कर अंतर का, एक अंतर का कोण 40। और जब ये 40 तो सामने का कोण भी कितना हो जाएगा? 40। अरे यार, एक था, 4 निकल गया, बिना सॉल्व किए निकल गया। अब तो कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है, आप बच्चा भैया क्या अब बचाइए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जब हम इसको निकाल लिए कितना आ गया? 40। तो एक ही रेखा के कोण, मतलब इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये रैखिक युग्म बन गया। ऐसा पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ना, सबसे रैखिक युग्म ऐसा पढ़ा था। ये 40 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 40। रैखिक युग्म कितना होता है? 180। तो 180 माइनस 40 तो 140। हाँ यार, 140 भाई। जब ये 40 तो इन दोनों का योग 180, 180 माइनस 40 बराबर 140। और जब ये 140 तो सामने का कोण भी 140। क्लियर है? अब बाह्य कोण पर आते हैं। तो भाई जब ये 140 तो एकांतर बाह्य कोण की प्रॉपर्टी देखो, एकांतर बाह्य कोण की, कि जब 140 तो बाहर वाले को एक को छोड़कर ये वाला कोण भी 140। तो इसके सामने का भी कितना? 140। तो जोड़ के देख लो, इनका 360 और इनका भी 360 आएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। पेन कहीं नीचे चला, कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक, अगले क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।